हम लोग बिपिन चंद्रा सीरीज देख रहे हैं और इसमें जो चैप्टर 38 है, चैप्टर 38 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हर्ट एंड साउथ है, हम लोग इसको देख रहे हैं। इसमें यह है कि द लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रेटजी क्या है, जो भारत का इतना बड़ा फ्रीडम स्ट्रगल चला जिसको हम लोग देख रहे हैं चैप्टर बाई चैप्टर, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि स्ट्रेटजी क्या थी। तो इससे पहले हमने देखा दो लेक्चर्स में कि कैसे हमने ग्रामसी का जो पूरा वारा पोजीशन है वो देखा, उसके बारे में। फिर उसके बाद में स्ट्रेटजी कैसी रही है, जहां वो स्ट्रगल, ट्रूथ स्ट्रगल हो, गांधीयन का कंस्ट्रक्टिव वर्क हो गया हो, या प्रोपोगेंडा इन लेजिस्लेचर हो गया हो, ये सारी चीजें हम लोग देख रहे थे। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, वो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी हमें कवर करने चाहिए। पहला वो है नॉन वायलेंस, ठीक है, नॉन वायलेंस। और दूसरा है कि जो गांधीयन का मूवमेंट है, ठीक है, अगर गांधी एज अ होल की बात करें, गांधी एक बहुत बड़ा फेज है, ठीक है। तो जो गांधीयन फेज है, ठीक है, जिसके द्वारा बहुत इतिहासकार कहते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय हमें जो मूवमेंट है, जो नेशनल मूवमेंट चला, जो हमें स्वाधीनता मिली, जो स्वतंत्रता मिली, जो फ्रीडम मिला, उसमें गांधी जी का नो डाउट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो है अलग जो वर्ल्ड के जो अलग रेवोल्यूशन हुए हैं, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो रशियन रेवोल्यूशन हो, चाहे वो क्यूबन रेवोल्यूशन हो, चाहे वो फ्रांसीसी रेवोल्यूशन हो, चाहे वो कोई और देश हो, तो उनसे कैसे डिफरेंट है। तो ये दो क्वेश्चन भी इसी बुक में चैप्टर 38 में इसके आंसर दिए गए हैं। पहले बात की जाती है नॉन वायलेंस पे, ठीक है, जब चैप्टर खत्म होता है उसके आसपास के पेजेस में, कि जो नॉन वायलेंस है वो देखो गांधी के लिए क्या है। नॉन वायलेंस गांधी जी के लिए एक प्रिंसिपल है। नॉन वायलेंस क्या है? प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल PLE, ठीक है, प्रिंसिपल मतलब एक सिद्धांत है। गांधी जी के लिए नॉन वायलेंस क्या है? एक सिद्धांत है। और सिद्धांत का एक नियम होता है कि इसको फॉलो ही करना होता है, ठीक है। मतलब गांधी के लिए ये नॉन वायलेंस एक प्रिंसिपल है, लेकिन जो गांधी के और फॉलोअर हैं उनके लिए ये पॉलिसी है। पॉलिसी और प्रिंसिपल में आप डिफरेंस समझो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जो लोग मैनेजमेंट पढ़ते हैं उनसे पूछो आप ये, तो उनके लिए प्रिंसिपल और पॉलिसी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो पॉलिसी में क्या होता है, पॉलिसी को एडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। गांधी बाई प्रिंसिपल नॉन वायलेंट है, आप ये समझें, गांधी बाई प्रिंसिपल नॉन वायलेंट है। इवन इन अफ्रीका में गांधी की कोई एक लाइफ का ऐसी घटनाएं नहीं मिलती हैं। हालांकि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसको क्वेश्चन कर देते हैं कि गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया, तो वो भी एक वायलेंट नारा होता है, लोग क्वेश्चन करते हैं, बट वो अलग चीज है। ओवरऑल देखो तो गांधी की लाइफ और नॉन वायलेंट, ये दोनों चीजें, इनको अलग नहीं किया जा सकता, अलग करके नहीं देखा जा सकता। वैसे ही लेकिन जो गांधी के कुछ और फॉलोअर्स हैं, चाहे वो CR दास हो, चाहे वो मोतीलाल नेहरू हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, या कोई और जो गांधीयन कहते हैं अपने आप को, उनके लिए ये एक क्या है, मेजोरिटी ऑफ देम के लिए ये एक पॉलिसी है। पॉलिसी क्या है? वो लोग इसको मतलब अडॉप्ट करते हैं और उसके बैकड्रॉप में नेशनल मूवमेंट चलाते हैं। आपको ये याद रखना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि भारत का जो नेशनल मूवमेंट है, जो नेशनल मूवमेंट है इंडिया का, उसमें नॉन वायलेंट को इतनी ज्यादा जगह क्यों दी गई। तो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप याद रख सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है वो मास के मोबिलाइजेशन पर बेस है। किसके? मास के मोबिलाइजेशन पर। मतलब कि जो भारत की जनता है उसका पॉपुलर पार्टिसिपेशन है, पॉपुलर पार्टिसिपेशन पर बेस है। और ये पॉपुलर पार्टिसिपेशन तब तक ही एग्जिस्ट करता है तब तक जब तक इसका कोई सप्रेशन ना हो, ठीक है, क्या ना हो, सप्रेशन ना हो। अगर इसका कोई सप्रेशन हो गया, अगर इसका सप्रेशन होगा, ब्रूटली सप्रेस किया जाएगा इसको, ठीक है, सप्रेस किया जाएगा इंग्लिश के फोर्सेस के द्वारा, लाठी चार्ज किया जाएगा, तो एक टर्म होता है लिमिट टू सफर। एक भारत का किसान जो है, भारत का जो गरीब वर्ग का आदमी है, जो अपना खेत छोड़कर आया है, फैक्ट्री में काम छोड़ के आया है, तो वो कितना जो है मार सहेगा। इसलिए ये तरीका कौन सा सही है? नॉन वायलेंट ना। अब आपको पता है जब गांधी जी 60 मार्च स्टार्ट करते हैं, तो वो हमने वहां भी पढ़ा था, तो 12 मार्च को स्टार्ट होना था, तो लोग जो हैं वो 10 मार्च को ही आना शुरू हो जाते हैं। तो गांधी जी उन लोगों से कहते भाई आप 10 मार्च को क्यों आ गए? तो गांधी जी उनको विश्वास दिलाते हैं कि देखो तुम 10 मार्च को इसलिए आए हो क्योंकि तुम अपने हाथ में लाठी लेकर नहीं आए हो। अगर तुम अपने हाथ में लाठी लेकर भी आते तो तुम यहां तक पहुंच ही ना पाते, क्योंकि क्या है, कॉलोनियल पावर है ना,
कॉलोनियल पावर्स के आगे अगर सबके हाथ में एक एक डंडा होगा तो साथ टिक पाएंगे नहीं, क्योंकि उनके पास तो कैनन है, उनके पास तो बम है, उनके पास गोली है, उनके पास राइफल्स हैं, तो उससे हम तो मुकाबला कर नहीं पाएंगे। ऐसे में बेटर क्या है कि आप नॉन वायलेंट रहो। तो फर्स्ट चीज ये है कि अगर पॉपुलर मोबिलाइजेशन करना है तो नॉन वायलेंस बहुत अच्छी चीज होती है, नॉन वायलेंट की जो पॉलिसी है दैट इज गुड। दूसरा ये है, अगर आप पार्टिसिपेशन में महिलाओं की बात करें तो विपिन चंद्रा लिखते हैं कि, और भी कई सारे हिस्टोरियन लिखते हैं कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, अगर ये नॉन वायलेंट कैरेक्टर होता इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, तो वो कभी एग्जिस्ट, महिलाओं का इतना पॉपुलर पार्टिसिपेशन ना हो पाता। लेकिन चूंकि महिलाओं का इतना भारी भरकम पार्टिसिपेशन है नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में, इसलिए इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता नॉन वायलेंट को। ये नॉन वायलेंट कैरेक्टर के ही कारण है कि महिलाएं इतनी ज्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करती हैं, और इवन कहीं कहीं जगह पर वो पुरुषों से ज्यादा अच्छा काम करती हैं। जैसे कहीं पर पिकेटिंग करनी होती ना, पिकेटिंग आप समझ रहे हैं ना, जैसे शराब की दुकान के खिलाफ ना जो सोशल मोबिलाइजेशन है, वो महिलाओं से बहुत अच्छा मैसेज भी जाता है कि महिलाएं घर से बाहर आ रही हैं, शराब की दुकानों पर धरना दे रही हैं, ठीक है, अपने अधिकारों के लिए। किसान सभाओं में आप देखो ना, किसान सभा, यूनियन, ट्रेड यूनियन, इसमें सब में जो पार्टिसिपेशन है वो ना हो पाता अगर ये कैरेक्टर जो है वायलेंट हो जाता, ठीक है। तो दो चीजें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो, वो ये है कि हमारे पास और कोई मटेरियल रिसोर्स भी तो नहीं है। ये बताओ, मटेरियल रिसोर्स है क्या हमारे पास? नहीं था। 1857 के बाद ब्रिटिश की गवर्नमेंट इतनी चौकन्नी हो गई थी कि भारत लोगों के पास में आर्म्स एक्ट जैसे कानून आ जाते हैं कि किसी को जो है लाइसेंस बंदूक रखने की जो है इजाजत ही नहीं है, वो गैर कानूनी है। तो ऐसे में क्या होता है, मटेरियल रिसोर्स भी हमारे पास नहीं है कि हम कोई आर्म्ड स्ट्रगल शुरू कर सकें और ओवरथ्रो कर दें ब्रिटिश की गवर्नमेंट को, तो वो भी हमारे पास नहीं है। इसलिए बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है? नॉन वायलेंट होना। नॉन वायलेंट रहो क्योंकि तुम्हारे पास क्या नहीं है? मटेरियल रिसोर्सेस नहीं है, तुम्हारे पास बंदूक नहीं है, गोली नहीं है। 1857 में एक बार मौका मिला था तो वहां पर असफल हो गए थे हम। बाकी बीच बीच में छुटपुट घटनाएं होती हैं तो उसमें मटेरियल रिसोर्स के कारण हमें ही पीछे होना पड़ता है। ये 3 कारण है और चौथा कारण भी आप जोड़ सकते हो। चौथा कारण ये है कि अगर हम वायलेंट होते, अगर हमारी पॉलिसी वायलेंट होती, अगर हमारी पॉलिसी वायलेंट होती तो ब्रिटिश के लिए ये क्या होता? एक एक्सक्यूज होता और वो बहुत ब्रूटल सपरेशन कर देते। क्या कर देते? ब्रिटिशर्स को तो देखो एक ही कारण चाहिए ना, ब्रिटिशर्स को जैसे पता चलता है कि भाई कहीं पर हमने देखा था ना वो सिख वाला मूवमेंट, हम लोग जब देख रहे थे कि सिखों को कैसे सप्रेस किया गया, तो वहां पर जैसे वो ननकाना ट्रेजेडी के बाद हमने देखा था एक और एक्सीडेंट, जब सिखों को उनको पता चलता है कि दोनों में अकाली दल में और थोड़ा कन्फ्रंटेशन हुआ है, तो वो उनको बस खबर लग जाए कि किसी तरह जो है लड़ाई हुई है, वो आके सबको जेल में बंद कर देते हैं। तो सेपरेशन का जो आइडिया है वो ब्रिटिशर्स के लिए काफी इजी हो जाता है अगर उनको वायलेंट रिवोल्ट देखने को मिलता है तो। ये आप याद रखें। और जो अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 38 का, वो ये है अबाउट, सबसे लास्ट पेजेस में ये लिखा गया है कि जो भारत का मूवमेंट है, भारत का नेशनल मूवमेंट है, वो विश्व के अन्य कैसे मूवमेंट से अलग है। चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो, चाहे वो रशियन की क्रांति हो, चाहे वो क्यूबन की क्रांति हो, चाहे वो चाइनीज क्रांति हो, कई सारे नेम लिखे गए। तो उसके रेस्पेक्ट में जो भारत का आंदोलन है वो बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। भारत में क्या है, कोई हिस्टोरिकल मोमेंट नहीं है ना, ऐसा तो नहीं कि कोई मोमेंट है और उसी समय क्या कर दिया गया है, ओवरथ्रो कर दिया गया है। गवर्नमेंट को ओवरथ्रो तो किया नहीं गया है कि एक ही झटके में गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंका हो, जैसे जारिस्ट एम्पायर को उखाड़ के फेंक दिया जाता है रसिया में, ऐसा कोई इंसिडेंट तो होता नहीं हमारे यहाँ। तो अपने यहाँ जो पूरी की पूरी नेशनल मूवमेंट की स्ट्रेटेजी है उसी को इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि भारत का जो गांधीयन का फेज है, गांधी के जो प्रिंसिपल हैं, वो सत्याग्रह वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, उन सबको यूज करके, नॉन वायलेंस को यूज करके क्या किया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है। भारत में कोई ओवरथ्रो नहीं किया गया है, भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाया गया है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन कहां से है? एक हेजेमोनिक सोसाइटी है, क्या है, एक हेजेमोनिक पावर है। वो हेजेमोनिक पावर क्या है? ब्रिटेन की पावर है। इसको ट्रांसफॉर्म करके किसमें किया गया है? डेमोक्रेटिक पावर में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? थ्रू पॉपुलर मास मूवमेंट। तो भारत में ग्रेजुअल है,
भारत में कोई सडन नहीं है, आपको देखो ना, भारत में इसलिए हमेशा, क्योंकि बिपिन चंद्रा भी लेफ्टिस्ट है, इसलिए एक बहुत बड़े लेफ्टिस्ट ग्रामसी है। ग्रामसी को इससे पहले हम लोग डिटेल में देख लिए हैं। ग्रामसी का जो आइडिया नहीं है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वार ऑफ पोजीशन, ठीक है, तो भारत में इसका बड़ा प्रयोग किया गया, वार ऑफ पोजीशन का, कि भाई आप पत्र पत्रिकाएं लिखो, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है, मोबिलाइजेशन करो, लोगों को जागरूक करो, अपनी पोजीशन इंटैक्ट करो, मास आप वार ऑफ मैन्योर ना करो, ठीक है। जैसे एंटोनियो ग्राम्स्की को हम लोग पहले देख चुके हैं डिटेल में, तो उनके दो तरीके के वार थे। एक था वार ऑफ मैन्योर, जिसमें आप डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करो, जाके लड़ लो, ठीक है, अथॉरिटी से, तो वो हमेशा फेल नहीं होता, वो हमेशा सक्सेस नहीं होता, वो केवल रशिया में सक्सेस हो गया, बस सब जगह नहीं सक्सेस होता। सब जगह क्या सक्सेस होता है, वार ऑफ पोजीशन, ठीक है, वार ऑफ पोजीशन ऐसी कंट्रीज में जहां पर सिविल सोसाइटीज हैं, इंडिया जैसी कंट्रीज ना, जहां पर क्या है, क्लासेस में से सोसाइटी डायरेक्ट नहीं बटी हुई, बीच में कई सारे मीडिया का रोल है, जो बुर्जुआ वर्ग है, इंटेलिजेंसिया क्लास है, उसका वर्ग है, गांधी के जैसे प्रिंसिपल का रोल है। तो इसमें क्या करना है, अपनी आइडियोलॉजिकल बेस पे। तो जो भारत का मूवमेंट है उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये माइंड और हार्ट का खेल है। किसका, माइंड एंड हार्ट का मूवमेंट है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है, इसमें डायरेक्ट एक्शन की बात नहीं कही जाती, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन की बात नहीं कही जाती। तो ये सारी चीजें बिपिन चंद्रा अपने लास्ट के जो चैप्टर है, चैप्टर 38 में यही सारे क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करते हैं कि भारत का जो मूवमेंट है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ग्रेजुअल है, ये स्टेजेस में बढ़ता है। ये भी बताते हैं कि ये स्टेजेस में बढ़ता है, और जैसे जैसे अपवर्ड स्पाइरल, ऐसे स्टेजेस में ऐसे बढ़ता है। जैसे जैसे हमारा टाइम पीरियड 1940 के बाद आता है, तो हम देखते हैं कि हमें कंसेशन ज्यादा मिलना लगता है ना, हम लोग निगोशिएशन करना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस की पॉलिसी में हमेशा निगोशिएशन रहता है, लेकिन इस निगोशिएशन को कॉपरेशन ना समझा जाए। बार बार एक बात पर जोर दिया जाता है कि कांग्रेस अगर कहीं पर निगोशिएशन करती है, कहीं पर ट्रीटी साइन करती है, कहीं पर मूवमेंट को विड्रॉ किया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट के साथ क्या कर रही है, मतलब कोऑपरेट कर रही है। दैट इज नॉट कोऑपरेशन, दैट इज समथिंग व्हिच इज नोन एज अ टाइम फॉर रिकंसिलिएशन। कुछ कंसेशन मिल जाता है, उसमें क्या है, अपना गांधी जी कंस्ट्रक्टिव वर्क कर लेते हैं, कुछ लोग न्यूज़पेपर्स में, पत्रिकाओं में करते हैं, कुछ लोग असेंबली में जाके हल्ला मचाते हैं। तो ये वो पूरा का पूरा स्ट्रेटजी था। तो ये हमने चैप्टर 38 खत्म किया है, और इसको लगभग 3-4 पार्ट में हमने देखा है।